हेलो एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेहान्स बायोलॉजी पर। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बॉटनी के थ्योरी पेपर में जो आपके सेमेस्टर फर्स्ट में बॉटनी का थ्योरी पेपर शामिल है जिसका नाम माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी है, उस पेपर के टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक पूरी सीरीज़ है हमारी लेक्चर्स की जिसमें हम बॉटनी के थ्योरी पेपर के अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उस सीरीज़ में हम अभी बैक्टीरिया से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। एक टॉपिक में हमने एक वीडियो में बैक्टीरिया की मार्फोलॉजी को डिस्कस किया था, फिर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके बाद उसके रिप्रोडक्शन मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बैक्टीरिया में एसेक्सुअल मेथड को और वेजिटेटिव मेथड को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो एक्चुअली बैक्टीरिया में एक तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो जो आप आज वीडियो देखेंगे इसमें आपको पिछले और इस वीडियो को मिलाकर बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन मेथड्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो उम्मीद होगी मुझे कि आप उन तीनों वीडियोस को, जो पिछले 3 वीडियो हैं और इसको 4 वीडियोस को मिलाकर जो टोटल आपको बैक्टीरिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको अपने नोट्स बनाने में वो बहुत आसानी होगी उससे और बहुत हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में अगर आपने देखा है ध्यान से तो उसमें आपको बताया गया मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो हैं वो जब उनके आसपास की परिस्थितियां सामान्य होती हैं, जब उनके आसपास की कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, तो वो वेजिटेटिव मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं जिसको बाइनरी फिशन कहते हैं। इस मेथड में हर बैक्टीरियल सेल जो है वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाती है और वो पूरी प्रोसेस बहुत कम टाइम में, लगभग 20 मिनट में पूरी हो जाती है। कुछ कंडीशंस में जब कंडीशन थोड़ी ख़राब होती हैं या थोड़ी ज़्यादा ख़राब होती हैं तो बैक्टीरियल सेल एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करती हैं और उसमें ख़ास तौर से स्पोरुलेशन मेथड। स्पोरुलेशन वो मेथड है जिसमें बैक्टीरिया स्पोर्स बनाते हैं। काफ़ी सारे बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स बनाते हैं, कुछ बैक्टीरिया कोनिडिया बनाते हैं। तो ये जो मेथड है स्पोर फॉर्मेशन का, ये बहुत कॉमन नहीं है, कुछ बैक्टीरिया में होता है। पहले कुछ टाइम तक यही माना जाता था कि बैक्टीरिया या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं कंडीशंस अगर फेवरेबल होती हैं, और कंडीशंस अगर फेवरेबल नहीं है तो फिर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के लिए बिल्कुल एब्सेंट माना जाता था क्योंकि वो यूनिसेलुलर बहुत छोटे साइज़ के ऑर्गेनिज्म है, तो माना जाता था कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्शन मेथड नहीं करते होंगे। लेकिन बाद में जिंडर और लेडरबर्ग, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार डिस्कवर किया कि बैक्टीरिया में एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जानने से पहले आप ये समझिए कि एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन में 2 जनक, 2 पेरेंट होते हैं जो आपस में संयोग करते हैं, और किस तरह से संयोग करते हैं, वो आपस में अपने गैमीट्स के द्वारा, अपने युग्मकों के द्वारा संयोग करते हैं। दोनों पेरेंट के गैमीट आपस में जुड़ते हैं जिस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जाइगोट बनता है, और जैसी उस ऑर्गेनिज्म की प्रकृति है, जैसा उस ऑर्गेनिज्म का नेचर है, उसके अकॉर्डिंग या तो उसके जाइगोट से सीधे नया जीवधारी बन जाएगा, या जाइगोट पहले एम्ब्रियो में परिवर्तित होगा और उसके बाद नया जीवधारी बनेगा। तो जैसी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग ये काम होगा। लेकिन गैमीट जब आपस में जुड़ते हैं तो वो 2 अलग अलग जीवधारियों के जेनेटिक मटीरियल को क्रोमोसोम्स के रूप में आपस में जोड़ते हैं और उसके बाद एक नया जीवधारी बनता है। तो कुल मिलाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान, उनका आपस में संयोग, और उसके बाद जाइगोट का निर्माण और नए जीवधारी का निर्माण। एक और बात याद रखिए, लैंगिक जनन से पहले जो गैमीट बनते हैं, लैंगिक जनन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो गैमीट्स बनते हैं जिनको हिंदी में हम युग्मक कहते हैं, उनको बनाने के लिए मियोसिस होती है। कुछ जगह पर ये मियोसिस की क्रिया जाइगोट के बनने के बाद होती है, लेकिन अधिकतर जगह पर गैमीट बनने के समय, खासतौर से मनुष्यों में या दूसरे मैमल्स में गैमीट बनने के समय होती है। तो मियोसिस का होना, फर्टिलाइजेशन का होना, ये 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, 2 इम्पॉर्टेंट ये कड़ियाँ हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग इवेंट्स को जोड़ती हैं।
बैक्टीरिया में आप ऑलरेडी जानते हैं बहुत छोटे आकार की, बहुत सूक्ष्म और एक बहुत सरल प्रकार की कोशिका है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है और आपको बैक्टीरियल सेल की संरचना के बारे में नहीं मालूम है तो आपके रिमाइंडर के लिए, आपकी याददाश्त के लिए बता दें, बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीवधारी हैं, कभी भी मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं और एक तरह की ये पादप कोशिकाएं हैं, प्लांट सेल हैं। तो इनका जो साइज़ है उसके अनुसार ये स्मॉलेस्ट प्लांट सेल हैं। तो अधिकतर बैक्टीरिया में बाहर एक सेल वॉल और उसके नीचे एक प्लाज्मा भित्ति, ये इनके आवरण हो गए। कुछ जगह पर, कुछ बैक्टीरियल सेल में, सब में नहीं, कुछ बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल के बाहर कभी कभी श्लेष्म या म्यूसिलेज की भी एक लेयर होती है जिसको म्यूकस लेयर कहते हैं या जिसको कैप्सूल लेयर कहते हैं। और चूंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं तो इनमें कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, तो और उसकी जगह पर एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर शेप का इस तरह का आपको डीएनए मिलेगा। बाकी इनमें ये थोड़ा सा दानेदार कोशिका द्रव है और उसमें कोशिकांग जो हैं वो केवल राइबोसोम के रूप में मिलेंगे और वो राइबोसोम भी एक श्रृंखला के रूप में होंगे। इस तरह से ये एक श्रृंखला के रूप में होंगे और बहुत सारे होंगे। एक बैक्टीरिया में एवरेज 20-25 हज़ार राइबोसोम होते हैं। तो इतनी छोटी कोशिका में ना तो लैंगिक जनन के लिए कोई भी अंग होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते हैं, गैमीट बनने की क्रिया भी इनमें होती नहीं है, ना हो सकती है, और उसके अलावा मियोसिस की क्रिया भी इनमें नहीं होती है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं। तो जो लेडरबर्ग साहब ने जो खोजा था, जिंडर और लेडरबर्ग साहब ने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो एक्चुअली एक तरह की ऐसी क्रिया थी जिसमें दो बैक्टीरिया के जनन जो पदार्थ हैं यानी कि जेनेटिक मटेरियल, वो आपस में संयोग करते थे। तो उनका कहना था जैसे लैंगिक जनन में दो पेरेंट के गैमीट आपस में संयोग करते हैं और उसके साथ उनके जेनेटिक मटेरियल भी संयोग कर लेते हैं, वैसे ही बैक्टीरिया में भी ये मेथड होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा है, एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। याद रखिएगा, बैक्टीरिया में कोई जनन अंग नहीं होते हैं, नो सेक्स ऑर्गन्स, कोई जनन अंग नहीं होते, एक बात। दूसरी बात, इसमें कोई गैमीट का निर्माण नहीं होता है, नो गैमीट फॉर्मेशन। इसमें कोई मियोसिस नहीं होती है जो गैमीट के बनने से पहले अक्सर ज़्यादातर जीवधारियों में होती है। अर्धसूत्री विभाजन वो भी नहीं होता है। कोई इसमें जाइगोट फॉर्मेशन भी नहीं होती है। अगर आप कहें कि इसमें लैंगिक जनन हो रहा है तो जाइगोट कहाँ बनता है? कहीं नहीं बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ना तो इनमें लैंगिक जनन के लिए कोई अंग है, ना इनमें गैमीट बनता है, ना इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, ना इनमें जाइगोट बनता है। तो फिर क्या होता है? तो फिर इनमें ये होता है कि एक बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र दूसरे बैक्टीरिया में होता है। चूंकि दो अलग अलग बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो जीन्स हैं उनका एक नया अरेंजमेंट बनता है जिसे रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो एक्चुअली बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो उनका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है और उसमें जो मुख्य आपके लिए बिंदु हैं वो ये दो हैं। पहली बात, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन टू अनदर बैक्टीरिया, ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की परिभाषा है। अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया में जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है वो एक्चुअली क्या है, तो वो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन टू अनदर बैक्टीरिया है, यानी कि एक बैक्टीरिया से आनुवांशिक पदार्थ का दूसरे में स्थानांतरण है। अब उनके अंदर ना तो लैंगिक अंग है, ना उनमें गैमीट बनते हैं, ना वो निषेचन करते हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है? इसकी विधियां हैं उनके पास, 3 विधियां हैं। एक विधि है ट्रांसफॉर्मेशन, एक विधि है ट्रांसडक्शन और एक विधि है कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इसमें सरलतम विधि है, रूपांतरण कहते हैं जिसको, और कॉन्जुगेशन जो है ये सबसे जटिल विधि है, सबसे विकसित विधि है और इस विधि में बहुत कम बैक्टीरिया जो हैं इस तरह का जनन करते हैं। लेकिन ये 3 विधियां जो हैं वो देखी गई हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की या
एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करने की। तो इन 3 विधियों को हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के जो 3 मेथड अभी आपको बताए, उसमें सबसे सरल और सबसे पहले जो खोजा गया था वो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक ऐसा मेथड है जिसमें बहुत सरलतम तरीके से बैक्टीरिया की एक सेल से जेनेटिक मटेरियल दूसरी सेल में ट्रांसफ़र होता है। कुछ छोटी सी बातें इसके बारे में जान लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसकी खोज फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने की थी 1928 में, और निमोनोकॉक्काई बैक्टीरिया पर खोज की थी। और उन्होंने जो खोज की थी एक्चुअली वो उसको पूरा नहीं समझा पाए थे क्या उसमें हुआ है, लेकिन बाद में उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया था कुछ और वैज्ञानिकों के द्वारा। तो आप जान लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन की खोज आपके लिए MCQs के लिए, बहुविकल्पीय क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन की खोज फ्रेडरिक ग्रिफिथ द्वारा की गई थी 1928 में न्यूमोकॉक्काई बैक्टीरिया पर। कुछ किताबों में डिप्लोकॉकस निमोनियाई बैक्टीरिया लिखा होता है, तो वो भी आप अपने बुक के अकॉर्डिंग सही मान सकते हैं। तो उस बैक्टीरिया पर की गई थी, और ये बैक्टीरिया निमोनिया उत्पन्न करता है। एक तरह का रोग है फेफड़ों का, वो रोग उत्पन्न करता है निमोनिया। तो इस बैक्टीरिया की कोशिकाएं एक्चुअली 2 तरह की होती हैं, एक S टाइप जिनको S स्ट्रेन लिखा गया है, और दूसरी R टाइप जिनको R स्ट्रेन लिखा गया है। स्ट्रेन का मतलब होता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं, तो उसको स्ट्रेन कहेंगे, चाहे वो फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, तो उनको स्ट्रेन का नाम दिया जाता है। तो इसमें S स्ट्रेन का मतलब स्मूथ स्ट्रेन, ऐसी कोशिकाएं निमोनोकॉक्काई की जिसके चारों तरफ एक कैप्सूल की लेयर होती है, जिसकी वजह से बाहर से वो एकदम स्मूथ दिखाई देती हैं, और इसीलिए उनको S स्ट्रेन कहा गया। ये तो उनका नाम है और ये उनका कैरेक्टर है। ये पैथोजेनिक है। एक और वर्ड है इसके लिए, वरुलेंट, हिंदी में कहेंगे रोगजनक। तो ये रोग उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं हैं S स्ट्रेन। क्यों रोग उत्पन्न करती हैं? क्योंकि इनके चारों तरफ कैप्सूल की लेयर है। जब ये हमारे शरीर में आती हैं तो हमारी जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, वो उन पर अटैक करती हैं, लेकिन कैप्सूल के कारण वो उनको नष्ट नहीं कर पाती हैं। तो आप जब बाद में एंटीबायोटिक्स दवाएं खाते हैं उसके प्रभाव से वो नष्ट होती हैं। तो ये रोगजनक है। दूसरे प्रकार की कोशिकाओं का नाम है R स्ट्रेन। तो R स्ट्रेन इनका नाम जो है वो इसलिए क्योंकि इनका पूरा नाम है रफ टाइप। तो रफ टाइप या R स्ट्रेन जो है वो ऐसी कोशिकाएं हैं जो अपनी सतह पर खुरदुरी होती हैं, रफ होती हैं, उनके चारों तरफ कोई कैप्सूल लेयर नहीं होती है, इसलिए उनको R स्ट्रेन कहते हैं। और इनका लक्षण ये है, कैरेक्टर, कि ये नॉन पैथोजेनिक है। अब आप अगर पहला वाला पॉइंट समझ गए तो दूसरे पॉइंट को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बायोलॉजी में आप अगर डायग्राम के माध्यम से समझते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर डायग्राम के माध्यम से नहीं समझते हैं तो बेसिक जो चीज़ें हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उसको समझिए तो बहुत आसानी होगी। ये कैप्सूल से ढकी हुई कोशिकाएं थीं, पैथोजेनिक थीं, वरुलेंट भी वर्ड है, और ये नॉन पैथोजेनिक है, यानी कि ये ऐसी हैं जो रोग उत्पन्न नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि उनके चारों तरफ कैप्सूल लेयर नहीं थी। जब ये शरीर में आएंगी, इनके ऊपर वाइट ब्लड कॉर्पसल्स अटैक करेंगी, तुरंत नष्ट कर देंगी, तो इसकी वजह से इनको रोग फैलाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये 2 टाइप की कोशिकाओं को लेकर फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें उन्होंने क्या किया, माइस का, एक चूहे का उन्होंने इस्तेमाल किया, और एक बार उन्होंने S स्ट्रेन वाली जो कोशिकाएं थीं निमोनोकॉक्काई की, उनको इंजेक्ट करवाया एक सोल्यूशन बनाकर माइस में, और चूंकि वो रोगजनक कोशिकाएं थीं तो उनसे उसमें निमोनिया रोग फैला और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने दोबारा जो अगला स्टेप अपना जो किया और एक्सपेरिमेंट का, उसमें R स्ट्रेन वाली कोशिकाओं को लेकर और उनको इंजेक्ट किया माइस में। चूंकि वो नॉन पैथोजेनिक होती हैं, माइस की डेथ नहीं हुई, जीवित रहा, माइस अलाइव, यानी कि माइस जीवित रहा, ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं हुई। तीसरे स्टेप में उन्होंने S स्ट्रेन सेल्स को हीट किल्ड किया। अगर ये नया शब्द है आपके लिए तो इसका मतलब जान लीजिए। हीट किल्ड का मतलब किसी कोशिका या सोल्यूशन को पहले एक निश्चित तापमान पर गर्म करना, फिर उसको ठंडा करना, ये हीट किल्ड कहलाता है। इससे वो कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। तो इनको हीट किल्ड किया और फिर इंजेक्ट किया, तो माइस फिर भी जीवित रहा, उसमें निमोनिया रोग नहीं फैला। इसके बाद चौथा जो स्टेप था
वो ग्रिफिथ साहब के लिए बहुत आश्चर्यजनक था। वो बाद में उन्होंने कुछ और वैज्ञानिकों ने उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन वो ग्रिफिथ साहब उसको एक्सप्लेन पूरी तरह से नहीं कर पाए थे। उसमें उन्होंने जो हीट किल्ड की हुई एस स्ट्रेन कोशिकाएं थी या बैक्टीरियल सेल की, उनको आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया और फिर माइस में इंजेक्ट किया और उसके बाद देखा तो माइस की डेथ हो गई। तो ये उनके लिए बहुत आश्चर्यजनक इसलिए था, एस स्ट्रेन जो थे हीट किल्ड होने के बाद भी यहाँ पर कोई रोग उत्पन्न नहीं कर रहे थे माइस में। ठीक है, आप भी देखिए तीसरा जो स्टेप है, एस स्ट्रेन हीट किल्ड इंजेक्टेड माइस अलाइव, माइस जीवित है। उसके पहले वाले स्टेप में, दूसरे स्टेप में आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया माइस को, माइस अलाइव रहा, जीवित रहा, उसमें कोई रोग उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये अकेले भी कोई रोग उत्पन्न नहीं कर रहे थे, ये अकेले भी कोई रोग उत्पन्न नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ दोनों को मिक्स करने से अचानक से रोग उत्पन्न हुआ और माइस की डेथ हुई। बाद में उसके जो मृत शरीर था उसके पोस्टमार्टम से पता चला कि उसमें सिवियर निमोनिया हुआ और सेप्टेसीमिया की वजह से उसकी डेथ हुई। तो ये स्टेप जो था वो ग्रिफिथ साहब पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बाद में मैक्लॉयड, मैकार्थी नाम के कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने काफ़ी बाद में 1944 में यही एक्सपेरिमेंट दोहराया और उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेशन का केस है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एक कोशिका से डीएनए को मुक्त किया गया, रिलीज किया गया, दूसरी कोशिका ने उसको प्राप्त किया, यानी कि वो रेसिपिएंट सेल है, और वो कोशिका बिल्कुल उस कोशिका जैसी हो गई जिस कोशिका का डीएनए उसने प्राप्त किया था। इस डायग्राम में देखने के बाद ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। ये मान लीजिए आर टाइप या आर स्ट्रेन सेल है और ये जो डीएनए है वो डीएनए कहाँ से आया है? जब आपने एस स्ट्रेन वाली को हीट किल्ड किया तो हीट किल्ड करने से उसका कैप्सूल पिघल गया, उसका आवरण समाप्त हो गया, उसका डीएनए जो था वो निष्क्रिय हो गया लेकिन समाप्त नहीं हुआ, और जिस सोल्यूशन में आपने उसको डाला था वो उस सोल्यूशन में गति करने लगा, मूवमेंट करने लगा। उस सोल्यूशन से वो डीएनए जो था वो आर स्ट्रेन की कोशिका में पहुंचा जब आपने दोनों को मिलाया, तो इसका डीएनए सोल्यूशन के माध्यम से आर स्ट्रेन में पहुंचा। वो डोनर डीएनए कहलाएगा क्योंकि वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा रहा है। जो कोशिका उसको प्राप्त कर रही है वो रेसिपिएंट है, वो ग्राही है और ये दाता है। तो ये दाता डीएनए या डोनर डीएनए जो है जब इस सेल में जाएगा और इस सेल के डीएनए के साथ ये संयोग करेगा तो दोनों के डीएनए के मिलने से देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, और फिर इस कोशिका की बाइनरी फिशन, द्विविखंडन से जो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी उनके अंदर वो लक्षण होगा जो एस स्ट्रेन सेल में था, यानी कि उनके चारों तरफ एक मोटी कैप्सूल भित्ति होगी जिसकी वजह से वो चिकनी सतह वाली, स्मूथ सरफेस वाली दिखेंगी और उनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता भी होगी। आप अगर इनिशियली देखिए, प्रारंभिक रूप से देखिए तो ये कोशिकाएं कहाँ से उत्पन्न हुई हैं? यहाँ से, आर स्ट्रेन से। आर स्ट्रेन नॉन पैथोजेनिक थी, लेकिन एक कोशिका का डीएनए प्राप्त करके वो उसी कोशिका में परिवर्तित हो गई। यही रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी कोशिका का दूसरे कोशिका के डीएनए को प्राप्त करना और उसी कोशिका में रूपांतरित हो जाना या उसी प्रकार की कोशिका में रूपांतरित हो जाना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की ये सरलतम विधि है। इसमें कुछ नहीं होता है सिवाय इसके कि एक डीएनए, एक जो बैक्टीरियल सेल है वो अपना डीएनए मुक्त करती है, वो डोनर सेल है, और जिस सेल ने उसको प्राप्त किया वो रेसिपिएंट सेल है। दोनों का डीएनए आपस में संयोग करता है और जो रेसिपिएंट सेल है, जो ग्राही कोशिका है, वो जो दाता कोशिका है उसके जैसी हो जाती है। तो यहाँ पर जो आखिरी स्टेप था वो मैक्लॉयड और मैकार्टी ने जब एक्सप्लेन किया तो उन्होंने यही बताया कि जब एस स्ट्रेन सेल्स को हीट किल्ड किया था ग्रिफिथ साहब ने, तो उन कोशिकाओं का कैप्सूल आवरण नष्ट हुआ, उनका डीएनए निष्क्रिय हुआ, लेकिन उसके सॉल्यूशन के सहयोग से या उसके मीडियम की सहायता से वो आर स्ट्रेन सेल में चला गया। ये ग्राही कोशिकाएं होती हैं, आराम से डीएनए को प्राप्त कर लेती हैं। तो उसके बाद ये कोशिकाएं एस टाइप में, यानी कि एस स्ट्रेन में, जो कि रोगजनक होते हैं, उनमें परिवर्तित हो गई और उनकी वजह से माइस की डेथ हुई। तो याद रखिएगा, एक लाइन का आपके लिए ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पीय के लिए भी, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी। ट्रांसफॉर्मेशन की जो परिभाषा है, क्या परिभाषा है? एक ग्राही कोशा द्वारा
यानी कि रेसिपिएंट सेल द्वारा एक डोनर सेल यानी कि दाता कोशिका का डीएनए प्राप्त करके उसी कोशिका के समान कोशिका में परिवर्तित हो जाना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। हिंदी में इसको रूपांतरण कहते हैं। ग्रिफिथ साहब ने इसकी खोज की 1928 में। निमोकॉक्काई नाम के बैक्टीरिया, या कुछ किताबों में जो मैंने पहले कहा कुछ जगह पर नाम डिप्लोकॉकस निमोनियाई लिखा है। दोनों बैक्टीरिया केवल अपनी संरचना में थोड़ा एक दूसरे से अलग है, बाकी दोनों निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं, तो वो उनका सेम कैरेक्टर है। तो आप दोनों को याद रखिएगा, ग्रिफिथ साहब के नाम को भी, बैक्टीरिया के नाम को भी, और क्या उसमें मैकेनिज्म है उसको भी। ये सबसे सरल प्रकार है। इसके बाद जो ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन आप देखेंगे वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा जटिल या इससे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के दूसरे मेथड को ट्रांसडक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनीशन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ या बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए, और किसने खोज की ये बात भी। तो ये 3 मेथड जो आप पढ़ेंगे, उन तीनों मेथड में उनकी परिभाषा और किसने उनकी खोज की वो आपके लिए बहुविकल्पीय या एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो दूसरा मेथड है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का, उसे कहते हैं ट्रांसडक्शन। इसमें आप इस बात को याद रखिएगा, ट्रांसडक्शन वॉज जिंडर बाय जिंडर एंड लेडरबर्ग इन साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया इन 1952। जिंडर और लेडरबर्ग वही वैज्ञानिक थे पहले जिन्होंने ये तथ्य रखा था कि बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। हाँ, सामान्य सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र करने की क्षमता रखते हैं। और ये जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, ये टाइफॉइड उत्पन्न करने वाला, टाइफॉइड रोग फैलाने वाला बैक्टीरिया है। और इसी बैक्टीरिया में जिंडर और लेडरबर्ग ने ट्रांसडक्शन की खोज की। एक लाइन की उसकी परिभाषा है, वो आप याद रखिएगा, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू अ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियल वायरस भी कहते हैं बैक्टीरियोफेज को। अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपको मालूम है, ये एक तरह के वायरस हैं जो केवल बैक्टीरियल सेल पर अटैक करते हैं और उनको नष्ट करते हैं। और ये इसीलिए बैक्टीरियोफेज, फेज का मतलब होता है ईटर, भक्षक, खाने वाला, तो ये बैक्टीरियल सेल को नष्ट कर देते हैं, इसीलिए इनका नाम बैक्टीरियोफेज है। और चूंकि एक तरह के वायरस हैं और बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, इसलिए इनको बैक्टीरियल वायरस भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है जिसमें बैक्टीरिया की एक सेल से जेनेटिक मटेरियल का दूसरी सेल में ट्रांसफ़र तो हो रहा है, लेकिन वो ट्रांसफ़र उनके आपस में कनेक्शन के थ्रू नहीं है। उसके लिए बीच में एक वाहक है, एक एजेंट है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में सबसे कॉमन जो टी फेज होते हैं, जिसका डायग्राम यहाँ पर आप बना है आपके सामने, अगर आपने पहले देखा है तो देखिए, ये इसका हेड है और उसके नीचे उसकी टेल है, ये उसकी पूरी टेल है। और टेल के सिरे पर टेल फाइबर्स हैं, 6 फाइबर्स होते हैं। हेड खोखला होता है, हेक्सागोनल, 6 साइड वाला होता है, और उसमें उसका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए के रूप में। जब ये किसी बैक्टीरियल सेल पर आक्रमण करेगा, हम मान रहे हैं कि ये बैक्टीरियल सेल ए है, जब इस पर ये आक्रमण करेगा तो ये करता ये है कि इसका ये पूरा जो इसका जो पार्टिकल है, पूरा इसका जो अपना शरीर है, शरीर तो नहीं कहना चाहिए, वायरस है, जो इसका ये प्रोटीन कोट है एक्चुअली, ये बैक्टीरियल सेल के बाहर रहेगा, जिस पर ये आक्रमण करता है, केवल अपने जेनेटिक मटेरियल को हेड से उस सेल में ट्रांसफ़र कर देता है। ये देखिए, इसने ट्रांसफ़र कर दिया। ये जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरियल सेल का है। एक इसकी टेंडेंसी होती है कि जब ये बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए किसी होस्ट बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र करता है, तो वो खुद भी स्प्लिट हो जाता है छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, और बैक्टीरियल सेल के डीएनए को भी स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है। और जो रेप्लिकेशन की क्रिया ये डीएनए करेगा, बैक्टीरियल सेल का डीएनए, उसी की सहायता से ये भी अपना रेप्लिकेशन करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा। लेकिन उसके बाद होगा ये कि इसके फ्रैगमेंट बैक्टीरियल डीएनए के फ्रैगमेंट के साथ संयोग करने लगेंगे। देखिए, यहाँ पर 2 रंग से दिखाने की कोशिश की है, अगर आपको साफ साफ दिख रहा हो तो एक हिस्सा वाइट है, इसमें ये वाइट वाला पार्ट जो है वो बैक्टीरियोफेज डीएनए का है या वायरल डीएनए का है, और जो पिंकिश कलर है
वो बैक्टीरियल डीएनए का है, यहाँ भी उसी तरह से है। तो ये जो डीएनए तैयार हुए हैं, ये डीएनए, इसमें बैक्टीरियल डीएनए भी है और इसमें वायरल डीएनए भी है। इसके बाद इन डीएनए की सहायता से प्रोटीन सिंथेसिस होगा और नए पार्टिकल बनेंगे बैक्टीरियोफेज के, लेकिन उनके अंदर जो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल है उसमें थोड़ा सा हिस्सा इस बैक्टीरियल सेल का भी है। यहाँ आप देखिए 2 कलर से दिखाया जा रहा है, तो जो पिंक वाला कलर है वो इस बैक्टीरियल सेल के डीएनए का है। जब यहाँ बहुत सारे नए बैक्टीरियोफेज पार्टिकल बन जाते हैं तो फिर वो इसकी भित्ति को नष्ट करके यहाँ से मुक्त होंगे और एक नई बैक्टीरियल सेल, इसको हमने बी सेल कहा है, वो इसलिए ताकि आपको याद रहे कि ये और ये 2 अलग अलग कोशिकाएं हैं। इन पर अटैक करा था इन बैक्टीरियोफेज पार्टिकल ने, जो अपना डीएनए इसमें छोड़कर समाप्त हो गए, ये नए बने हैं और इन्होंने एक दूसरी सेल पर अटैक किया है। सेम वही मैकेनिज्म जो पहले था, अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल में छोड़ना, यहाँ भी उन्होंने वही किया। जैसे ही अपना डीएनए उन्होंने दूसरी बैक्टीरियल सेल में छोड़ा, उनके डीएनए के साथ इस बैक्टीरियल सेल का डीएनए का छोटा सा अंश भी इस सेल में ट्रांसफर हो गया। ये ट्रांसडक्शन पूरा हो गया। क्या कहा था आपसे परिभाषा में? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू अ बैक्टीरियोफेज। इस बैक्टीरियल सेल के डीएनए का इस सेल में ट्रांसफर हो गया इस बैक्टीरियोफेज की सहायता से। तो ये ट्रांसडक्शन जो है वो एक सिंपल मेथड है बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर का, लेकिन इसमें एक वाहक की ज़रूरत होती है जो कि बैक्टीरियोफेज होते हैं। ये कई तरह से आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। एक बहुत सरल क्वेश्चन बनता है, ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियल सेल से डीएनए का ट्रांसफ़र किस तरह से होता है? कनेक्शन द्वारा, आसपास के मटेरियल द्वारा, एनवायरनमेंट द्वारा, बैक्टीरियोफेज द्वारा। वही आंसर सही है, बैक्टीरियोफेज द्वारा। खोज किसने की थी? जिंडर एंड लेडरबर्ग ने। काय में की थी? किस बैक्टीरिया में? साल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया में। तो ट्रांसडक्शन की परिभाषा याद रखिए और किसने खोज की थी वो भी बात याद रखिए। बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की जो तीसरी विधि है वो कॉन्जुगेशन मेथड कहलाती है। हिंदी में इसे आप संयुग्मन कह सकते हैं। एक छोटी सी स्लिप ऑफ टंग हुई है पिछले पार्ट में, तो उसके लिए बहुत माफ़ी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि जब आपको ट्रांसडक्शन अभी बता रहा था तो आपको कहा था कि जिंडर और लेडरबर्ग वो 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार ये तथ्य रखा कि बैक्टीरिया में लैंगिक जनन होता है। एक्चुअली वो जिंडर और लेडरबर्ग नहीं थे, वो लेडरबर्ग और टॉटम थे जिन्होंने पहली बार ये बताया कि बैक्टीरिया में सेक्सुअलिटी होती है, यानी कि बैक्टीरिया में लैंगिक जनन हो सकता है। अब जो कॉन्जुगेशन मेथड उन्होंने बताया था 1946 में, वो उन्होंने म्यूटेंट बैक्टीरिया जो एक तरह के ऑक्सोट्रॉफ थे उनको बनाकर लैब में और उनके बीच में ये कॉन्जुगेशन करा कर देखा था। और इस मेथड में जो आपके लिए मेन स्टेप्स हैं जानने के लिए वो ये कि ये ऐसी विधि है जिसमें एक्चुअली 2 बैक्टीरिया आपस में संयोग करते हैं। उनमें से एक बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल का कुछ हिस्सा दूसरे को ट्रांसफ़र करता है, दूसरा उसको प्राप्त करता है। लेकिन ये ऐसा मेथड नहीं है जिसमें कोई भी बैक्टीरिया अपने पास से जेनेटिक मटेरियल दे सके। केवल वो बैक्टीरिया जिनमें एफ फैक्टर नाम का एक प्लाज्मिड होगा। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड बैक्टीरिया के मुख्य डीएनए के अलावा उसमें अगर छोटी मात्रा, छोटे आकार के और भी दूसरे, देखिए मुख्य डीएनए ये है इस बैक्टीरिया का, इसके अलावा इसमें और उसी तरह के सूक्ष्म गोलाकार द्विसूत्रीय डीएनए भी हैं, इनको प्लाज्मिड कहते हैं। कई तरह के होते हैं, उनमें से एफ फैक्टर नाम का भी एक प्लाज्मिड है। ये ऐसा प्लाज्मिड है जो बैक्टीरियल सेल को ये क्षमता प्रदान करता है कि वो अपना जो डीएनए है उसको ट्रांसफ़र करे। तो अगर बैक्टीरियल सेल ये करती है तो ये नर कोशिका या मेल सेल या डोनर सेल कहलाएगी। इसके अलावा एक और लक्षण होता है, सीलिया के जैसे छोटे धागे के समान संरचनाएं अगर किसी सेल की सतह पर पाई जाती हैं और उसके अंदर एफ प्लाज्मिड भी होता है तो वो निश्चित रूप से एक डोनर सेल है, एक मेल सेल है, क्योंकि वो जो सीलिया के समान संरचनाएं हैं उन्हें सेक्स पाइलस या सेक्स पिली कहते हैं और उसी के द्वारा ये दूसरी कोशिका के साथ पूरी तरह से संपर्क में आता है, पूरी तरह से जुड़ता है। तो कॉन्जुगेशन वो विधि है जिसमें 2 बैक्टीरिया आपस में संपर्क में आते हैं। 2 बैक्टीरियल सेल्स
केम इन कॉन्टैक्ट। अटैच थ्रू सेक्स पिली, जो एफ फैक्टर वाला जो मेल या डोनर सेल है वो अपनी सेक्स पिली के थ्रू दूसरी सेल के साथ में जुड़ेगा, जिसको रेसिपिएंट सेल कहते हैं। एफ प्लाज्मिड ट्रांसफर फ्रॉम डोनर सेल, डोनर सेल के लिए एक सिंबल एफ प्लस होता है और इसका या तो पूरा प्लाज्मिड ये ट्रांसफर हो जाता है या फिर इसका कुछ हिस्सा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ हिस्सा ट्रांसफर होगा रेसिपिएंट सेल में। रेसिपिएंट सेल जो है और जो डोनर सेल है ये दोनों एक कॉन्जुगेशन ट्यूब, संयुग्मन नली के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये जो आपको बीच में ट्यूब दिख रही है ये कॉन्जुगेशन ट्यूब है। तो ये छोटा सा हिस्सा जो एफ प्लाज्मिड का इसमें ट्रांसफर हुआ है ये वहाँ जाकर रेप्लिकेट करेगा और एक कंप्लीट डीएनए बना लेगा। ये दोनों डीएनए कुछ समय के लिए जुड़ भी जाते हैं, उसके बाद अलग हो जाते हैं। जो डोनर डीएनए, जो डोनर बैक्टीरियल सेल है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के बाद नष्ट हो जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है। तो ये कॉन्जुगेशन मेथड जो है ये काफ़ी कुछ नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा लगता है और इसीलिए इस मेथड को सबसे जटिल और विकसित विधि माना जाता है बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का टॉपिक आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज से इंपॉर्टेंट है और दूसरा जो उसके 3 मेथड है वो आपके लिए शॉर्ट नोट के पर्पज से इंपॉर्टेंट है और उन तीनों मेथड की परिभाषा और किसने खोजा उन मेथड को वो आपके लिए एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया के बारे में हमारा वीडियो था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर बैक्टीरिया से रिलेटेड हमारे काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं कवर हो गए। 2 टॉपिक आपके लिए बचे हैं, बैक्टीरिया की स्टेनिंग और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। तो अगले वीडियोस में हम इन्हीं दोनों टॉपिक को कवर करेंगे और उसके बाद वायरस से रिलेटेड और दूसरे कुछ टॉपिक जो माइक्रोबियल वर्ल्ड नाम की यूनिट 2 में है उसको हम कवर करेंगे। आज आप अगर पहली बार रेहांस बायोलॉजी पर आएँ तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हैं तब आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए रेहांस बायोलॉजी को। आपको अपना काफ़ी सारा सिलेबस इस पर दिखेगा जो अलग अलग हम वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।